गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आइए फिर से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं नात्सीवाद और हिटलर। तो आज इसका हम थर्ड टॉपिक करेंगे, नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। अभी तक हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से मंदी आई, प्रथम विश्व युद्ध आया, उसके बाद हिटलर का आगमन हो गया, किस तरीके से हिटलर ने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे नात्सियों का विश्व यानी और देशों के बारे में क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है। नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर, यानी कौन सबसे ऊपर थे, ऊंची जाति मानी जाती थी, या तो ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी, और यहूदी सबसे निचली जाति मानी जाती थी। यहूदियों को नस्ल विरोधी माना जाता था, यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था यहूदियों को। और जर्मनी में बहुत से यहूदी रहा करते थे। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे। उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। यानी जो सबसे हेल्दी है, सबसे योग्य, वही बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, यानी जो जातियां अपने आप को समय के साथ बदल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी। नात्सी जो थे वो यहूदियों के खिलाफ थे, तो नात्सियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है, ये नात्सी कहते थे, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना, यानी दुनिया पर कब्जा करना आर्यों को, जो जितने आर्यंस हैं। लेकिन जो नीची जातियां वो खत्म की जाएंगी, ये ऐसा नात्सी लोग मानते थे। हिटलर के विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेनत्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वो ये मानता था कि अपने लोगों को फंसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी नहीं होगी। यानी हिटलर का एक एजेंडा था, एक एम था कि अपने देश की सीमा को बढ़ाना है दूसरे देश की सीमा में। वो कैसे होगा? युद्ध के जरिए ही होगा। तो युद्ध करके दूसरे देशों पर कब्जा करना और अपने देश की सीमा को बढ़ाते चले जाना है। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती। इस तरीके से वो मानता था कि अगर हम अपने देश की सीमा बढ़ाते जाएंगे, दूसरे देशों को अपने कब्जे में करते जाएंगे, तो वहाँ के संसाधन हमारे पास आएंगे और हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बन जाएंगे। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनाई। सबसे पहले उसने पोलैंड पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे, यानी अछूत मानते थे। उन नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया और उनमें यहूदी कौम भी आती थी। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे, यानी वो सिर्फ चाहते थे, नात्सी लोग ही चाहते थे कि समाज में सिर्फ जर्मन जितने भी हों वो आर्यंस हों, बाकी सारी नस्लों को खत्म कर दिया जाए। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे।
इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यानी ऐसे जर्मन्स को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। बेशक वो वहीं पैदा हुए थे जर्मनी में, लेकिन जो अछूत थे उनको भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा नाज़ी लोग मानते थे। यूथनेसिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। याद है शुरू में हमने हेलमुट की और उसके पिता की कहानी सुनी थी ना, कि उसके पिता ने यह कहा कि जैसा हमने उनके साथ किया वो हमारे साथ करेंगे, इसलिए अच्छा कि मैं आत्महत्या कर लूँ या अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दूँ। तो वही वो बता रहे कि जब ये हिटलर आया तो नाज़ी जो थे वो और जातियों को ख़त्म करे थे, उसमें हेलमुट का पिता भी था। उसने भी बहुत से ऐसे लोगों को ख़त्म किया जो उनकी नस्ल के नहीं थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों यानी जो अंग्रेज नहीं थे, अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई, उनकी जो नागरिकता थी वो छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। यहूदियों को भी, जिप्सियों को भी और अश्वेतों को भी, जो काले लोग थे अफ्रीकन्स, उनको भी पहले तो नागरिकता उनकी छीन ली गई, सिटीजनशिप छीन ली गई और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया। रूसी यानी रूस के लोग और पोलिश यानी पोलैंड के लोग, उनको भी मनुष्य से कमतर माना गया, उनको भी माना गया कि ये मनुष्य जाति के लायक नहीं है। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। यानी रूस के और पोलैंड के लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया हिटलर ने, नाज़ियों ने, और उनको माना गया कि मनुष्य जाति के लायक नहीं है और काम का बोझ इतना दे दिया कि काम के बोझ की वजह से और भूख की वजह से वो लोग भी, बहुत से लोग मारे गए, रशियंस और पोलिश। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। हिटलर का ये मानना था कि यहूदी लोग जो थे वो ईसाई धर्म के खिलाफ थे, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे चढ़ाया था, इसलिए यहूदियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ईसाइयों का आरोप था कि यीशु मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी, यानी किसी भी ज़मीन को खरीदने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे, रुपया देते ना ब्याज पर, वैसे गुजारा करते थे यहूदी लोग। वो बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था, यानी इनकी बस्तियां अलग होती थी। ये आम जनता के या जर्मन्स जितने थे उनके साथ नहीं रह सकते थे, इनकी अलग बस्तियां होती थी जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। दड़बे होते हैं जैसे जिसमें मुर्गियां वगैरह रहती है, ऐसे छोटे छोटे घर होते थे। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। नस्ल संहार यानी कत्लेआम किया करते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों में ही खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था, यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। लेकिन फिर भी एक मौका उन्हें दिया कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, क्रिश्चियन बन जाओ यहूदियों से, तो तुम बच जाओगे। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा, ये तो सिर्फ ईसाइयों का था, अब हिटलर आ रहा है। यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के बिल्कुल ही वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था और वो था यहूदियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, एक भी यहूदी जिंदा ना रहे, ये हिटलर का मानना था। सन 1933 से 1938 तक यानी 5 साल में नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, टॉर्चर किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया, उन्हें बिल्कुल गरीब कर दिया, उनके सारे रोजी रोटी कमाने वाले साधन छीन लिए, उन्हें शेख समाज से अलग थलग कर दिया, यहूदी देश छोड़कर जाने लगे,
1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति भी अपनाई गई। यानी विचारों को इकट्ठा करके गैस चैम्बर्स बनाए गए। ऐसे एक बड़ा सा रूम होता था, उसमें ऊपर जैसे फाउंटेन्स होते हैं ना, जो नहाने के शावर्स होते हैं, वैसे शावर्स लगे होते हैं। उन शावर से पानी नहीं, गैस निकलती थी और एक कमरे में बहुत ढेर खचाखच यहूदी भर दिए जाते थे। तो कमरा लॉक कर दिया जाता था, गैस चैम्बर्स में भर दिया गया, उनको गैस छोड़ दी जाती थी और बेचारे दम घुटने से मर जाते थे। युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार यानी कत्लेआम और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया और उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। यह इस तरीके से पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लिया गया। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेट और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। यानी कि हिटलर ने बख्शने का कोई वो नहीं छोड़ा, उसने यहूदियों को गैस चैम्बर्स में मारना शुरू कर दिया। ठीक है, बाकी का बेटा जो इसका फोर्थ टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। अभी हमने देखा यहूदियों के साथ क्या हुआ और नस्लों के साथ क्या हुआ, हिटलर के आने से कैसे दूसरे देश में अपनी कब्जा कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि नाज़ी जर्मनी में किस तरीके से युवा लोग रहते थे या उनके साथ क्या हो रहा था। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, वो करने हैं।